हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को लेकर। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। अर्थशास्त्र का ये पहला चैप्टर है जो कि आप लोग देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये आपके किताब का पहला चैप्टर है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? आपको पता है कि पूरी अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा है हमारा सेवा का क्षेत्र। सेवा का क्षेत्र। अब एक एक करके समझते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा आता है? तो वो सारी क्रिया जो कृषि से जुड़ी हुई होती है, जैसे खेती करना, बकरी पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, या और भी इससे रिलेटेड जो काम है, या जंगल से कुछ चीजों को इकट्ठा करना, ये सारी क्रिया जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पूरी अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो सबसे पहले समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मतलब ऐसा देश या ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार के साथ प्राइवेट लोग भी, निजी लोग भी, हमारे जैसे आपके जैसे लोग भी मिलकर कारखाने या उत्पादन या सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इनमें सबसे यदि अच्छा उदाहरण है तो वो भारत हमारा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारें भी कुछ काम करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी लोग करते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सरकार की कंपनी है। ONGC सरकार की कंपनी है। वहीं दूसरा टाटा हो गया, बजाज हो गया, इस तरह की जो कंपनियां है, मारुति सुजुकी हो गई, हीरो हो गया, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो निजी क्षेत्र से है। यहाँ जब दोनों क्षेत्र मिलके काम करते हैं तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये ज्यादा आगे चला गया। एक सेकेंड, हाँ। कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका काम था कि 5 वर्षों के लिए, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए प्लानिंग करना, क्या हमारे अपने अर्थव्यवस्था में कौन सी चीजें प्रमुखता से ध्यान देने की जरूरत है, किस पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। इस तरह का कार्य योजना आयोग के द्वारा होता था। लेकिन अब इसके जगह पे आ गया है नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को, कितना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। उससे पहले कौन काम करता था उसी की जगह पे? योजना आयोग। योजना आयोग अप टू डाउन अप्रोच था, जबकि नीति आयोग डाउन टू अप अप्रोच है। या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच, और वो टॉप डाउन अप्रोच था। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वो विकसित कहलाता है। ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वो विकसित कहलाएंगे, डेवलप्ड कहलाएंगे ही। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑब्वियसली बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाएगा, क्योंकि आज भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बिल्कुल नीचे है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय मतलब होता है लेन देन करना। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमको लेन देन आसान हो जाता है? वस्तु? बिल्कुल नहीं। क्यों? वह हमें हल्दी की जरूरत है, आपको तेल की जरूरत है, तो हम आपसे कैसे, और आपके पास गेहूं है, तो इस तरह का जो मिसमैच होने लगता है, तो वस्तु में तो बिल्कुल हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल बहुत कठिनाई होगी। चमड़ा से भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा यानी पैसा, रुपए जो नोट है, उससे हम लोग किसी भी चीज का खरीद बिक्री आसानी से कर सकते हैं, लेन देन आसानी से कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो मुद्रा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेते, नहीं तो और भी कई क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन समय का अभाव रहता है, इसलिए हम टू द पॉइंट बात करते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को जो है कि वित्तीय वर्ष कहा जाता है, क्योंकि कोई भी जो हिसाब या बैंक वगैरह सब में जो वर्ष शुरू किया जाता है वो 1 अप्रैल से और लास्ट किया जाता है 31 मार्च से। तो आप लोग सुने भी होंगे कि अभी भाई मार्च क्लोजिंग चल रहा है, मतलब कि पूरे साल का हिसाब खर्चा पानी निकाल के पूरा हिसाब मिलाना होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मार्च क्लोजिंग है या मार्च में बैंक अपना हिसाब कर रही है। तो इस ये जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि उस राज्य के प्रत्येक लोग मतलब एवरेज निकालते हैं, उसका औसत निकालते हैं कितना पैसा कमा रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना, चूंकि पटना में एक तो शहर है, हमारी कैपिटल है, राजधानी है, इसके साथ वहाँ कई सारे आर्थिक गतिविधियां भी होती है, कल कारखाने हैं, तो पटना की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, तो ये तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि हम लोग को स्क्रीन पे ठीक से दिख पाए। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन। देखिए संस्थागत जो वित्तीय स्रोत है या वित्त प्रदान करने वाले, उसमें से बैंक आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी हैं जो पैसा लेन देन करते हैं, लोन वगैरह सब देते हैं, उनको गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाली संस्था कहा जाता है। तो इसमें जो है सबसे लोकप्रिय है महाजन। आप लोग सुने होंगे कि गांव में पैसा लगाता है, उसी को महाजन कहा जाता है, जो सूद पर पैसा देता है। आगे है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक क्या है? संस्थागत वित्त का साधन है, क्योंकि ये लीगली और ऑथराइज्ड होती है, आरबीआई से लाइसेंस्ड होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संस्थागत वित्तीय साधन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते अगले की ओर। कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये तो सब लोग जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, क्योंकि इससे हम लोग रोज देखते हैं। बैंक के हमारा जो नोट होता है उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कौन सी है? तो आप इसको बताइएगा कि अभी वर्तमान में कितना काम कर रहा है, ये आपके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो दीर्घकालीन जो है वो भूमि विकास देती है। कौन सा? भूमि विकास बैंक। ये लंबे समय के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे करके लोन देती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। कहता है भारतीय की, अच्छा इससे होना चाहिए भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो सबको पता है मुंबई, जहां शेयर मार्केट है, उसी को कहा जाता है वित्तीय राजधानी। चलिए अब कहता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय कब बनी? आप लोग फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी?
चलिए, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। कितना हो जाएगा? 1919। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय, फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, कितना है ये आपको बताना है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी, ये करंट है। आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं, अगला वाला तो हम बता दिए थे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अब है हमारा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इसका आंसर हमारे पास चार ऑप्शन है, 1966, 1980 और 1969 और 1975। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो हम बताते हैं आपको, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। और इस टाइम पे किनकी सरकार थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने इसको राष्ट्रीयकरण किया था। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा का क्षेत्र, हम बात भी किए थे पहले दूसरे क्वेश्चन में, तो सेवा का क्षेत्र। चलिए, मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक हैं? ये आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। चलिए, तो इसके तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण। ठीक है, ये तीन घटक हैं, ये तीनों होता है, लेकिन यहाँ तीन नहीं है, तो हम लोग चार की ओर बढ़ेंगे। कहता है अगला, कौन बीमारू राज्य नहीं है? फटाफट उत्तर दीजिए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। फिर से हम बताते हैं, बीमारू राज्य कौन कौन से, पहले इसको जानिए फिर आपको पता चलेगा। तो एक तरफ से ये देखते हैं कि बीमारू राज्य में कौन कौन से आते हैं। बिहार आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लेकिन उड़ीसा नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल जो है ये कोई निजी व्यक्ति चलाते हैं। आप लोग मॉल में बहुत बार कपड़ा खरीदे होंगे। तो मॉल क्या है? गैर सरकारी संस्था है। चलिए, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो विद्युत, पेट्रोलियम और कोयला, ये तीनों है, तो यहां सभी हो जाएंगे। कहता है, नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया? में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति जो थी वो एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में सभी। तो आज 25 क्वेश्चन को ही देखते हैं। दो क्वेश्चन लास्ट है, हम कर ही लेते हैं लोग को। कहता वैश्वीकरण के मुख्य अंग है, तो तीन अभी तुरंत बताए। और कहता शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी। इसका पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है वो कौन है? सेबी है। तो आज ये आपके अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें ताकि हमें अपना लक्ष्य को पा सकें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।